शफकत महमूद साहब, वज़ीर आज़म तो तालीम का इदारों में मुदाखलत ना करने का, उन्हें खुद मुख्तार बनाने का नारा लगाते थे और उल्टे इल्ज़ामात लग रहे हैं वज़ीर आज़म पर। देखिए, हमें जब अवाम ने इलेक्ट किया तो हमारा मैंडेट जो था वो तालीम के मैदान में बड़ा क्लियर था कि तालीम के स्टैंडर्ड्स जो हैं वो गिर चुके हैं, तालीम की बुरी हालत है, क्वालिटी का ख्याल नहीं रखा जाता और असातिज़ा जो है उनकी ट्रेनिंग नहीं है। उसमें बहुत सारे हमारे मैंडेट का हिस्सा थे क्योंकि तालीम कौम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और सब और ये वोटिंग बिहेवियर में तालीमी इदारों का और बेहतरी जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो प्राइम मिनिस्टर सेटिस्फाइड नहीं थे जिस तरह के हायर एजुकेशन का सिस्टम चल रहा था, जिस तरीके से हायर एजुकेशन का निज़ाम जो है वो नीचे जा रहा था, जिस तरह के जो रिजल्ट्स थे वो नहीं आ रहे थे जो वो चाहते थे, या एक इनर्शिया था कि जिस तरीके से जिस तेज़ी से प्राइम मिनिस्टर चाहते थे कि रिफॉर्म्स हो एजुकेशन में वो नहीं हो रही थी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये हमारा जो मैंडेट है, जो अवाम ने हमें वोट दिए हैं, उसके लिए ज़रूरी था कि हम वहाँ पे किसी और शख्स को लेके आए जो उसकी बेहतरी करे। मतलब मगर उसके लिए लाजमी था इतने अहम इदारे के सरबराह को हटाते हुए उन्हें चार्जशीट करते, आवाम के सामने रखते और फिर ये मामला करते, एक ऑर्डिनेंस ला के उनकी मुद्दत कम करना और फिर इस तरीके से हटाना। वज़ीर आज़म तो खुद कहते हैं कि 2.5 साल तो हमें हुकूमत समझने में लग गए, हमें पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा है। 2 साल क्या आपने मुद्दत कर दी है, इतना अहम इदारा है, उसमें कैसे समझ में आएगा उन्हें कि क्या करना है? देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा था वो ये कहा था कि पॉलिटिशियन जो है पॉलिटिकल कैंपेन्स में लगे होते हैं, तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि गवर्नमेंट के अंदर समझ नहीं आती। HEC का चेयरमैन तो एक एजुकेशनिस्ट होता है जो सारी उम्र वही काम करता रहता है, तो उसको तो 2 साल क्या, उसको तो पहले दिन ये पता होता है कि कौन से मामलात हैं, कौन से मामला ठीक करने हैं। तो इसलिए 2 साल का अरसा एक ऐसे शख्स के लिए कोई तब्दीली दिखाना जो है वो बहुत ज़रूरी है, जो पहले दिन से एक मंजा हुआ एजुकेशनिस्ट हो। तो अगर वज़ीर आज़म जो कि इलेक्टेड हैं और जिनको आवाम ने मैंडेट दिया है कि एजुकेशन को बेहतर करें, अगर वो महसूस करते हैं कि एजुकेशन बेहतर नहीं हो रही तो फिर उनको पास अख्तियार होना चाहिए कि उसको हम तब्दील करें या एक्सटेंशन दें। मतलब बरूई साहब ने बरक्स इल्जामात लगाए हैं, वो कह रहे हैं मैं ठीक करने जा रहा था, अकाउंटेबिलिटी कर रहा था। वज़ीर आज़म पर क्या कह रहे हैं वो जरा देखिए। 3 अरब रुपए साल के हम देते हैं रिसर्च सेंटर्स को। कोई पूछगछ नहीं है कि आप रिसर्च सेंटर्स में रिसर्च भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो पैसे इस वक्त मिल रहे हैं वो 3 सेंटर्स हैं जो अताउर रहमान साहब चलाते हैं। 1 अरब रुपए साल के तकरीबन हम उनको देते हैं। हमने ये कहा सेंटर्स को कि जी आपको ऐसे पैसे नहीं मिलने चाहिए, आपको हम परफॉर्मेंस की बेस पे पैसे देंगे। उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से हमें वो आया कि आप खबरदार इनसे अकाउंटेबिलिटी ना लें। जब हमने पूछा उनसे कि आप हमें बताएं कि आपने क्या प्रोड्यूस किया, उन्होंने पहले हमें खत लिखा कि जनाब हम तो आप कौन होते हैं हमसे पूछने वाले। उसके बाद PM ऑफिस ने हमें खत लिखा कि आप बाकियों से अगर अकाउंटेबिलिटी लेना चाहें तो ले लें, इनसे आप अकाउंटेबिलिटी ना लें। they said कि हम सेटिस्फाइड हैं कि ये अच्छा काम कर, आप इनसे अकाउंटेबिलिटी ना लें। तमाम सेंटर्स ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये ठीक तरीका है। एक सेंटर, ये 3 सेंटर का एक क्लस्टर है, वो ऐसा था, उन्होंने कहा कि जनाब हम आपको अकाउंटेबिलिटी देने को तैयार नहीं है, हम आपको ये नहीं बताना चाहते कि हम क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो ये था कि प्राइम मिनिस्टर ने इसी के कहने पे एक टास्क फोर्स बनाई ऑन सो कॉल्ड नॉलेज इकोनॉमी। अताउर रहमान साहब उसके रूह रवां थे। प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने कहा कि हमें 30 अरब रुपए चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने उनको प्रॉमिस किया मेरे सामने। सन 2019-20 में इनके प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं थे। उस वक्त प्लानिंग कमीशन का फैसला था कि जो अप्रूव नहीं होगा प्रोजेक्ट उसको हम PSDP में शामिल नहीं करेंगे। लेकिन ऑन द लास्ट डे इनके तमाम प्रोजेक्ट्स को शामिल कर लिया गया। फिर धमकियां आनी मेरी शुरू हो गई कि अगर आप इसको अपोज करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिर मुझे मैसेजेस भेजने शुरू कर दिए उन्होंने कि आप रिजाइन कर दें। सब एहतसाब का नारा लगाते हैं वज़ीर आज़म। वो कह रहे हैं मैं हिसाब मांग रहा था, मुझे हिसाब लेने से मना कर रहे थे और मजीद उनके प्रोजेक्ट अप्रूव कर रहे थे विदाउट अप्रूवल। शाहज़ेब, मामला सिंध हाई कोर्ट में है और इसलिए मैं जो इंडिविजुअल्स हैं उनके मामलात में तो मैं तफसीलात में नहीं जाना चाहता, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि डॉक्टर तारिक बनूरी के और डॉक्टर अताउर रहमान के आपस में कोई बहुत ज़्यादा चपकलिश थी
और उनके एक दूसरे के साथ तल्लुकात जो है वो ऐसे इतने अच्छे नहीं थे। लेकिन मैं तफसीलात में जाना जो है कि जी वो कौन सा सेंटर अच्छा है, कौन सा बुरा है, अमूमी तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि बिल्कुल ये अगर हुकूमत किसी को फंड देती है तो नेचुरली आपकी ये ख्वाहिश है कि आप देखें कि उसका रिजल्ट क्या आते हैं। लेकिन तफसीलात के लिए इस सेंटर में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या HEC ने क्या पूछा, क्या जवाब आया, एक तो मेरे पास सारी तफसीलात है नहीं, और अगर हों भी तो ये मामला अदालत में है, मैं उनके स्पेसिफिक्स पे बात नहीं करना चाहता। मतलब आपने मुनासिब बात की ना कि जब हुकूमत पैसे देती है तो इसका हिसाब होना चाहिए, तो वो मांग रहे थे तो उन्हें धमकियां क्यों दी जा रही थी? वज़ीर आज़म की तरफ से क्यों कहा जा रहा था कि ना करें आप? मेरा ख्याल है कि अगर एक दो मोहतरम शख्सियत हैं दोनों, और अगर आपस में इतनी लड़ाई बढ़ जाए कि जहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएं, तो मेरा ख्याल है कि एग्जेक्टिव का ये फ़र्ज़ बनता है कि वहाँ पे कोई सीज़ फायर कराने के या उसको हालात को नॉर्मल करने के लिए किरदार अदा करे। तो मेरा ख्याल है वो इस तनाज़ुर में ये जो खत जो है वो लिखा गया था। अच्छा, मगर उस खत में लिखा कि हम मुतमईन हैं, तो वज़ीर आज़म कैसे मुतमईन थे? वज़ीर आज़म ने कहाँ से वेरीफाई करा लिया जो HEC नहीं करा सकता था, और उन्हें मना कर दिया आप नहीं करेंगे? देखिए, मैंने पहले कहा कि मैं डिटेल में इसलिए नहीं जाना चाहता कि मामला सब जुडिस है, लेकिन मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है कि ये किसने एग्जैक्टली इस नतीजे पे पहुंचे। लेकिन मैं वज़ारत तालीम की तरफ से, क्योंकि लेटर तो हमारी तरफ से गया था, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी ख्वाहिश थी कि ये जो चपकलश इस हद तक बढ़ गई है कि इसको किसी तरह डिफ्यूज़ किया जाए, और उसमें ये जो खत है ये उस तनाज़ुर में लिखा गया। अच्छा, एक और इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है, वो ज़रा सुनिए। एक ये था कि बहुत ज़्यादा प्रेशर था PM ऑफिस की तरफ से कि आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिवर्सिटी में शुरू कराएं। हमने यूनिवर्सिटी से बात शुरू की तो पता ये चला कि यूनिवर्सिटीज़ के पास चूँकि ज़मीनें ज़्यादा हैं तो ये एक ज़मीनों पे कब्ज़ा करने का प्लान था। पार्टनरशिप के हम मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल थी उसमें इस चीज़ से बहुत खदशात थे कि इससे करप्शन होगी और ये ज़मीनें गायब हो जाएंगी यूनिवर्सिटी के हाथ से। हमने फिर लिख के दिया कि मॉनिटरिंग सिस्टम्स की ज़रूरत है, वो हम इस तरीके से बना रहे हैं। 2 दिन और आज के दिन दोबारा उन्होंने कुछ नहीं कहा हमसे। जैसे ही हमने कहा कि इसका मॉनिटरिंग करेंगे, खामोशी छा गई। ये क्या हुआ शफीक साहब? उन्होंने मॉनिटरिंग कहा और फिर आगे से खामोशी हो गई। इस बात पे मुझे डॉक्टर तारिक बरूनी से शदीद इख्तलाफ है, क्योंकि मुझे इन सारे वाक़यात का इल्म है, और जो तासुर वो देने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद कोई इसमें कोई मिली भगत वाली बात है, सो बिल्कुल गलत है। बात ये थी कि जब यूनिवर्सिटीज़ के बजट आए और बहुत कैश क्रंच आया और पैसे मौजूद नहीं थे, और तो प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा, और बिल्कुल सही कहा, कि जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके एसेट्स जो हैं वो पड़े हैं, जो खाली पड़े हैं, जहाँ पे कोई काबिल कदर कार्रवाई नहीं हो रही, कोई लेबॉर्ट्रीज नहीं बन रही, कोई हॉस्टल्स नहीं बन रहे। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो खाली ज़मीनें पड़ी हैं इनको किसी तरीके से इस्तेमाल में लाया जाए ताकि यूनिवर्सिटीज़ के जो बजट डेफिसिट्स हैं वो किसी तरीके से कम हो सके। और ये इम्प्लीकेशन कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जो बात हुई थी उसकी वजह से शायद, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल वाक़े दुहुल कहता हूँ, हमारी हुकूमत, वज़ारत तालीम, प्राइम मिनिस्टर, हमारा कोई खुदा न खास्ता ज़ाती इंटरेस्ट इसमें नहीं था। तो ऐसी इम्प्लीकेशन जो है उसको तो मैं मुकम्मल तौर पे रद्द करता हूँ। ये सारा जो PM की ख्वाहिश थी वो ये थी कि किसी तरीके से जो फाइनेंशियल पोजीशन है यूनिवर्सिटीज़ की वो बेहतर हो। वैसे फिर आगे बढ़ते ना, जब उन्होंने कहा मॉनिटरिंग करेंगे तो आप कहते हैं मॉनिटर करें, सब काम ट्रांसपेरेंट होगा, आगे बढ़ते, खामोशी क्यों हो गई आगे से? नहीं, ये तो खैर वो अपनी पोजीशन को ऑब्वियसली पूरा करने के लिए कह रहे हैं। हमें क्या मॉनिटरिंग से क्या एतराज़ होता? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डील कर रही थी ना इस चीज़, हमें मॉनिटरिंग से क्या एतराज़ है? ना हमारा कोई ज़ाती इंटरेस्ट है इसमें। हमारी तो ख्वाहिश सिर्फ यही थी कि यूनिवर्सिटीज़ की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो पहले से बेहतर हो।